हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत इन दोनों के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं और आज की क्लास में हम इनमें अंतर करने वाले हैं। मापन और मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। देखिए, वैसे तो हमने इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हमें इनमें क्या अंतर है वो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम ऐसे डिवाइडेशन करके दोनों के बारे में एक ही संदर्भ लेकर के चलेंगे या एक ही तथ्य के बारे में, मापन के बारे में जानेंगे, मूल्यांकन के बारे में जानेंगे, तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक साइड पे लिखा है मापन के बारे में और दूसरी साइड है मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, ये मापन है, ये मूल्यांकन है। चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भौतिक पदार्थों के गुण या विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया है। मापन क्या है? मैंने आपको यहाँ पे मापन के बारे में बताया था कि मापन क्या करता है, माप करता है। ठीक है, ये है मापन। वैसे तो समझ में आ ही रहा है, चलो मैंने ऊपर भी लिख दिया है मूल्यांकन। ठीक है, अब मापन के बारे में हमने क्या देखा? मापन क्या करता है? मापन भौतिक पदार्थों के गुण या विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो ये भौतिक पदार्थ अर्थात जो दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्थात जो दिखाई देते हैं। तो भौतिक पदार्थों के या तो गुण या तो उनकी विशेषता के जो परिणाम होते हैं उसे अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया है। अंकों में व्यक्त करते हैं परिणाम को। ठीक है, अंकों में व्यक्त करते हैं परिणाम को। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको विशेषण का उदाहरण दिया था जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर संख्यावाचक या परिणामवाचक की बात हो तो इसका मतलब वहां पे को क्या किया जा रहा है? मापन किया जा रहा है। और अगर बात की जाए गुणवाचक विशेषण की, उससे उदाहरण लिए जाए तो वो क्या होगा? वो मूल्यांकन होगा। याद आ गया होगा आपको। तो इसी तरह से इसमें क्या किया जाता है? किसी भी भौतिक पदार्थ के गुण या विशेषता को किस में दर्शाया जाता है? अंकों में दर्शाया जाता है। ये प्रोसेस ऐसी है जिसमें परिणामों को अंकों में या संख्याओं में प्रकट किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको, ये बात याद आ गई होगी आपको। फिर आगे देखिए मूल्यांकन में। मूल्यांकन गुण दोषों के संदर्भ में अवलोकन करने की प्रक्रिया है। याद आ गया? गुणवाचक विशेषण अभी अभी बताया मैंने। तो गुणवाचक विशेषण में आपको ये भी पता है कि केवल गुणों की बात नहीं होती, दोषों की बात भी होती है, आकार प्रकार की बात भी होती है, रंग रूप की बात भी होती है। क्लियर है ना? चलो, तो मूल्यांकन क्या करता है? गुण दोषों के संदर्भ में अवलोकन करने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कैसी है? मापन, ये भौतिक पदार्थों के गुण या विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया है, और ये है किसी भी पदार्थ के गुण दोषों के संदर्भ में अवलोकन करने की प्रक्रिया। बिल्कुल, देखो मैंने जो आपको बताया ना विशेषण के तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। बिल्कुल एकदम अच्छा तरीका है ये। अगर संख्यात्मक या संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण की बात हो तो मापन की बात होगी, और अगर गुणवाचक विशेषण की बात हो तो गुणों की बात हो, और गुण के साथ आपको पता ही है गुणवाचक में दोष भी आते हैं, गुण दोष की बात हो तो मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, चलो अब मापन एक संख्यात्मक मूल्य है। मापन क्या है? मापन एक संख्यात्मक मूल्य है। अभी हमने बात की कि परिणाम किसमें दर्शाए जाते हैं? तो संख्याओं में, अंकों में दर्शाए जाते हैं। तो मापन क्या है? किसी भी वस्तु का संख्यात्मक मूल्य है, संख्या में उसका मूल्य पता चलना, वो मापन कहलाता है। मूल्यांकन में क्या होता है? संख्यात्मक भी होते हैं गुण और गुणात्मक दोनों मूल्य होते हैं। ठीक है, संख्यात्मक प्लस गुणात्मक इंपॉर्टेंट है ये। मूल्यांकन में संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों मूल्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट। मापन द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी मिलती है। मापन द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये बिल्कुल क्लियर है। कितने का आंसर किस में आएगा? कितना का संबंध किससे होता है? कॉन्सेप्ट याद
कॉन्सेप्ट वाली क्लास याद कर लो, मैंने बताया था कितना का संबंध मापन से होता है और कितना से अलग क्या मूल्य है इसका संबंध मूल्यांकन से होता है। तो यहाँ पे कितने का आंसर किस में आएगा, कितने का उत्तर किस में आएगा, संख्या में आएगा या अंकों में आएगा। तो इसका मतलब कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी किससे मिलती है, मापन से मिलती है। और मूल्यांकन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, यहाँ पे अंक नहीं आते, अब किसका आंसर किस में आएगा, अंकों या संख्याओं में नहीं आएगा। तो मूल्यांकन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है इसकी जानकारी मिलती है, ये भी इनमें डिफरेंस है। फिर है यह साधन है साध्य नहीं, मापन साधन है साध्य नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि पहले मापन किया जाता है उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम बच्चे को क्लास में बहुत ही अच्छे से कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट लेते हैं, तो जो उसके टेस्ट में मार्क्स आते हैं वो तो मापन, यानी हमने 10 नंबर का टेस्ट लिया, 20 नंबर का टेस्ट लिया, तो उसमें 10 में से या 20 में से बच्चे के जितने मार्क्स आए हैं वो उसका मापन कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि अंकों में संख्याएं पता चल रही है कि 10 में से 6 नंबर आए हैं या 10 में से 9 नंबर आए हैं या 10 में से 2 नंबर आए हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसका मापन करते हैं। लेकिन जब हम उसका इस टेस्ट के आधार पर रैंक डिसाइड करते हैं कि उसका कक्षा में कौन सा स्थान रहा है, क्या उसके मार्क्स कक्षा में सबसे ज़्यादा आए हैं या सबसे कम आए हैं, तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता ही है ऑलरेडी, मैंने काफ़ी बार ये वाला एग्जाम्पल दे करके आपको इन चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे ये जो मापन है वो तो फिर साधन हो गया ना, कहाँ तक पहुँचने का, मूल्यांकन तक पहुँचने का। यानी केवल आप उसको मार्क्स दे करके और काम खत्म कर रहे थे कि बस इससे आगे नहीं जाना, आपने टेस्ट ले लिया, टेस्ट में प्रत्येक छात्र के अपने अपने मार्क्स आ गए तो मतलब बात खत्म हो गई, रैंक नहीं निकाल रहे हो, तो फिर तो हम उसको कहते हैं कि ये साध्य है। लेकिन ये मापन तो क्या करता है, इस मूल्यांकन को सामग्री देता है। मार्क्स पता चलते हैं बच्चे के मापन में, तभी तो मूल्यांकन में उसका रैंक डिसाइड हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये केवल और केवल साधन है कहाँ तक पहुँचने का, मूल्यांकन तक पहुँचने का। और तो ये क्या है, साधन है साध्य नहीं। साध्य मतलब जिसको प्राप्त करना हो, जहाँ तक पहुँचना हो, ठीक है। तो ये साधन है साध्य नहीं है। और ये ना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ये इसको समझना। मापन से केवल साधन है कहाँ तक पहुँचने का, मूल्यांकन तक पहुँचने का, साध्य नहीं है। केवल यहीं तक नहीं रुक सकते, केवल इसको ही नहीं जानना है, केवल यहीं तक नहीं पहुँचना है, बल्कि इसके सहारे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। चलो इधर क्या है, यह अपने आप में साध्य है। मूल्यांकन क्या है, अपने आप में साध्य है, यहाँ तक पहुँचना होता है क्योंकि इसमें बच्चे का रैंक डिसाइड हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा जो फिफ्थ अंतर है, फिफ्थ पॉइंट है, वो है इसके द्वारा किसी के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती। इसके द्वारा किसी के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती। और मूल्यांकन द्वारा स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है कि बालक समग्र रूप में कैसा है। अब ये देखो, यहाँ पे आपने बच्चे का टेस्ट लिया था, तो क्या उस एक टेस्ट के द्वारा आप बच्चे का या बच्चे के बारे में डिसीजन ले सकते हो कि ये बच्चा इस कैटेगरी में स्टैंड करता है, ये इंटेलिजेंट है, ये स्लो लर्नर है, ये एवरेज स्टूडेंट है? डिसाइड हो जाएगा एक टेस्ट के माध्यम से? नहीं। लेकिन जब आप उसके उस टेस्ट के मार्क्स के आधार पर पूरी क्लास में रैंक निकालोगे, पूरी क्लास का आपस में कंपैरिजन करके सबके जो मार्क्स हैं उनको आपस में कंपैरिजन उनका करते हुए बच्चे का रैंक डिसाइड करोगे, तो क्या बताइए, क्या आप उसके बारे में ये नहीं जान जाओगे कि बच्चा किस लेवल पर स्टैंड करता है? तो क्लास में उसका क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है, पता चल जाएगा कि वो इंटेलिजेंट में आता है या वो स्लो लर्नर में आता है, वो एवरेज में आता है, वो कैसा बालक है। तो मूल्यांकन ही ये क्लियर करता है, या मूल्यांकन के द्वारा ही ये स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है कि बालक समग्र रूप में कैसा है। मापन जवाब नहीं दे सकता,
जब तक आप बालक के जो मार्क्स उसने गेन किए हैं उनका कंपैरिजन नहीं करेंगे आपस में दूसरे बालकों के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स के साथ, तब तक आप कैसे डिसीजन ले सकते हो या कैसे अनाउंस कर सकते हो कि ये बालक ऐसा है, नहीं बता सकते, या इस बालक की बुद्धि ऐसी है, नहीं बता सकते हो आप। इस तरह से मापन के द्वारा किसी भी बालक के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती जब तक कि मापन के बाद मूल्यांकन ना किया जाए। और मूल्यांकन के द्वारा हम उसके बारे में स्पष्ट धारणा बना सकते हैं कि वो व्यक्ति या फिर वो बालक समग्र रूप में कैसा है। ठीक है, चलिए 6th पॉइंट है आपके सामने। मापन का कार्य अंक प्रदान करना है। मापन क्या करता है? केवल अंक प्रदान करता है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है। मूल्यांकन अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण करता है, जैसे अंक के साथ स्थान कौन सा प्राप्त किया है। ठीक है, वैसे तो ये एग्जाम्पल बहुत बार दे चुकी हूँ, यहाँ पे भी बुक में भी मिल जाएगा आपको ये लिखा हुआ। तो बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है, इससे हमको मापन मूल्यांकन के बारे में बहुत कुछ समझ में आसानी से आ जाता है। अब देखो, मापन का काम क्या है? मापन का कार्य अंक प्रदान करना है। केवल अंक प्रदान करने का काम ये करता है। ये सिर्फ टेस्ट के नंबर बता देता है कि ये बच्चे ने 20 नंबर के टेस्ट में से इतने नंबर प्राप्त किए हैं। मूल्यांकन क्या करता है? अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण करता है। वही बात, ये कितना से संबंधित है, ये कितना से अलग क्या मूल्य है उससे संबंधित है। ये मूल्यों का निर्धारण करता है। किसी की कितनी वैल्यू है ये कौन बताता है? ये मूल्यांकन बताता है। तो बच्चे की टेस्ट देने के बाद उसकी क्लास में क्या वैल्यू है, क्या स्टैंडर्ड है, कौन सा रैंक है, ये कौन बताएगा? ये मूल्यांकन बताएगा। तो अंक के साथ साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है ये भी हमें पता चल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 6th पॉइंट आपके सामने है। और इसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट भी है, आगे है। अभी मैं आगे भी आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक बार फिर से इनको नजर मार लो और फिर उसके बाद आगे वाले पॉइंट्स को जानते हैं। तो भौतिक पदार्थों के गुण या विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया है मापन। मूल्यांकन गुण दोषों के संदर्भ में अवलोकन करने की प्रक्रिया है। मापन एक संख्यात्मक मूल्य है। मूल्यांकन में संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों मूल्य होते हैं। मापन द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए इसकी जानकारी मिलती है। मूल्यांकन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई इसकी जानकारी मिलती है। यह साधन है, साध्य नहीं। यह अपने आप में साध्य है। इसके द्वारा किसी के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती। मूल्यांकन द्वारा स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है कि बालक समग्र रूप में कैसा है। मापन का कार्य अंक प्रदान करना है। मूल्यांकन अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण करता है, जैसे अंक के साथ साथ स्थान कौन सा प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये 6th पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। 7th पॉइंट है आपके सामने। मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना है। ठीक है, मापन क्या काम करता है? साक्ष्यों को एकत्रित करता है। साक्ष्य क्या होते हैं? एविडेंसेस, सबूत, प्रमाण। ठीक है, एविडेंस, सबूत, प्रमाण, इनको इकट्ठे करने का, एकत्रित करने का काम किसका है? मापन का है। मूल्यांकन क्या करता है? इसका कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त करना है। ठीक है, मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त करना है। यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लो। अब ये साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है, प्रमाण क्या है, सबूत क्या है, कि आपने किसी बच्चे को कोई क्लास में स्थान उसका फिक्स कर दिया कि इस टेस्ट में बच्चा ये नंबर हासिल कर रहा है। तो इस आधार पर जब सबका आपस में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है सबके मार्क्स की, तो बच्चे के जो स्थान है वो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, और हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा समग्र रूप में कैसा है, वो किस कैटेगरी में स्टैंड करता है, अर्थात तो वो एवरेज स्टूडेंट है या इंटेलिजेंट है, ये सब डिसाइड हो जाता है। तो उसके लिए साक्ष्य कौन से हैं? जो मापन के द्वारा उसका टेस्ट लिया गया है उसके वो नंबर सबूत के रूप में, प्रमाण के रूप में है।
अगर ये ना हो ना, ये सबूत ना हो, उसके टेस्ट के नंबर ना हो, तो आप मूल्यांकन के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं सकते, या बालक के बारे में स्पष्ट धारणा बना ही नहीं सकते कि बालक समग्र रूप में कैसा है, कौन सी कैटेगरी में या कहाँ पे किस लेवल पर स्टैंड करता है, उसकी बुद्धि कैसी है, आप नहीं पता कर सकते। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चे सभी अलग अलग होते हैं, हमें सभी को पता है। तो एक टीचर को पता होना चाहिए अपने प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में कि मेरा ये वाला स्टूडेंट जो है इस कैटेगरी में, इस लेवल पर स्टैंड करने वाला है या इस बुद्धि का है। ठीक है, तो मापन क्या करता है, साक्ष्य इकट्ठे करने का काम करता है, सबूत इकट्ठे करता है, जिससे कि हम बालक के बारे में स्पष्ट धारणा बना सके, बालक को जान सके, उसकी बुद्धि को जान सके, उसके लेवल को जान सके, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर वो कैसा बालक है ये पता कर सके। तो मापन तो क्या करता है, सबूत दे देता है, यानी टेस्ट के नंबर दे देता है। ठीक है, सबूत दे देता है, प्रमाण दे देता है, साक्ष्य दे देता है, एविडेंस दे देता है, और वो एविडेंस क्या होते हैं, उसके टेस्ट के नंबर। और ये क्या करता है, उन टेस्ट के नंबरों जो उसके साक्ष्य मिले हैं इधर से, उन टेस्ट के नंबरों का विश्लेषण करता है और उसके बाद निष्कर्ष निकालता है कि बालक का रैंक कौन सा है क्लास में। ठीक है, आगे देखिए 8th पॉइंट है आपके सामने, इसका क्षेत्र सीमित होता है, यानी इसका क्षेत्र क्या है, बहुत ही सीमित है, ये सीमित एरिया में काम करता है, यह व्यवहार के कुछ आयामों का ही अंकन करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमने इधर क्या पढ़ा था कि मूल्यांकन क्या करता है, स्पष्ट धारणा बना सकता है कि बालक समग्र रूप में कैसा है। तो ये शब्द आया था समग्र, समग्र है ना, तो समग्र यानी कि बहुत बड़ा, विस्तृत। तो ये तो क्या करता है, इसका क्षेत्र तो क्या है, सीमित है, मापन का क्षेत्र तो सीमित है, ये तो व्यवहार के कुछ आयामों का ही अंकन करता है। अर्थात जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उसके जो मार्क्स आते हैं, उससे हमें क्या पता चल जाता है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं पता चलती है, बल्कि हमें क्या पता चलता है कि ठीक है, इसकी नॉलेज इस टॉपिक के बारे में इतनी है, केवल इतना ही पता चलता है, उसके ज्ञान की ही परख होती है कि उस टॉपिक के बारे में उसको कितना पता है। लेकिन मूल्यांकन क्या करता है, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है मूल्यांकन का, ये छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन करता है, यानी हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है, उसके व्यवहार के प्रत्येक आयाम पर, यहाँ तो कुछ आयामों की बात होती है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक आयाम की बात हो जाती है, समग्र जो है वो मूल्यांकन होता है, उसका समग्र जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मापन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। आप केवल मात्र बच्चे के टेस्ट के नंबर देख करके, यानी कि मापन के द्वारा ये डिसाइड नहीं कर सकते या बच्चे के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा ऐसा संभव है। मूल्यांकन के द्वारा जो मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं, उनके आधार पर छात्र के संबंध में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, मापन के द्वारा तो नहीं की जा सकती स्टूडेंट्स, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा ये पॉसिबल है। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है, अर्थात केवल उसके किसी एक सब्जेक्ट के टेस्ट के मार्क्स देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बच्चे का भविष्य क्या है, या बच्चे के बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा कर सकते हो, मूल्यांकन के द्वारा। क्योंकि हम मूल्यांकन में क्या करते हैं, उसके जो टेस्ट के मार्क्स हैं उसके बाद उसका रैंक डिसाइड करते हैं। रैंक कैसे डिसाइड होता है कि उसको क्लास के सारे बच्चों ने जो नंबर प्राप्त किए हैं उसके साथ उसके मार्क्स का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, और उसके बाद हमें रैंक पता चलता है। हमें उसके बाद पता चलता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालक कहाँ पे किस कैटेगरी में आता है। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं बच्चे के बारे में भविष्यवाणी, उसकी प्रिडिक्शन करने में। अब देखिए, मापन में कम समय लगता है। ठीक है, मापन करने में कम समय, कम श्रम व कम साधनों की आवश्यकता होती है। समय कम लगेगा, टेस्ट लेना है आपने तो बस जो टॉपिक पढ़ाया है उसका, और श्रम भी कम लगेगा आपका, और कम साधन चाहिए। ठीक है, मापन मूल्यांकन क्या करता है, मूल्यांकन में समय अधिक लगता है, अधिक श्रम व अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये बिंदु भी क्या करता है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहा है कि हमें मापन में कम समय लगता है, श्रम भी कम लगता है, साधन भी कम चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन में समय अधिक लगता है, अधिक श्रम लगता है और अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी इनमें क्या है, अंतर है।
तो पहले 6 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे, अब 7th 8th 9th और 10th ये 4 पॉइंट ये रहे 6 पहले पढ़ लिए। टोटल 10 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए, 10 बिंदु पढ़ा दिए जो मापन और मूल्यांकन में अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है, मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त करना है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, यह व्यवहार के कुछ आयामों का ही अंकन करता है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन करता है। मापन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। मापन में कम समय, कम श्रम व कम साधनों की आवश्यकता होती है, मूल्यांकन में समय अधिक लगता है, अधिक श्रम व अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास में हमारा मापन और मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। और इसी के साथ ही हमारा जो मापन और मूल्यांकन से संबंधित हमने जो जानकारी प्राप्त करनी थी, हमने जो जो जानना था परीक्षा की दृष्टि से, वो सब कुछ भी हमने जान लिया है, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दोनों की परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ चुके हैं, दोनों की विशेषताओं की बात हो चुकी है, प्रकारों की बात हो चुकी है, मूल्यांकन के क्षेत्र की बात हो चुकी है, और इसके साथ ही आज की क्लास में हमने इन दोनों में डिफरेंस भी कर लिया है। तो जो भी इससे संबंधित वीडियोस हैं, मुझे लगता है 7 से 8 वीडियो इससे संबंधित बन चुकी हैं, और इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास भी समाप्त होती है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। दोनों ही चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारा रहता है असेसमेंट का कॉन्सेप्ट जानना। ठीक है, आकलन की जो अवधारणा है, क्योंकि मापन मूल्यांकन इसके बाद आकलन आता है, तो आकलन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।